को बच्चों और शिक्षकों के सभी के लिए मुसीबत बन गई। जहां एक किताब नहीं मिल रही तो दूसरी तरफ भुगतान का तगादा शुरू हो गया। हालात यहीं तक रहते तो भी गनीमत रहती। शिक्षक भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पाठ बनाने से परेशान हैं, तो अब डिप्रेशन में आकर बच्चे जान देने लगे हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा 10वीं के छात्रा ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। यह छात्रा स्कूल और कोचिंग बंद होने से पढ़ाई को लेकर परेशान थी और ऑनलाइन पढ़ाई में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके चलते उसने अपनी मैरिट खराब होने की आशंका पैदा हो गई और आखिरकार उसने मौत को गले लगा लिया। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के पठानपुरा मोहल्ले में हाई स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता नृपत सिंह मुस्कुरा ब्लॉक के दामूपुरवा में स्थित परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं। उनके एक पुत्र और 5 बेटियां हैं। तीसरे नंबर की बेटी प्रियंका, उम्र लगभग 17 साल, जो कि कस्बे के GRB इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की छात्रा थी। कोरोना की वजह से पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, जिससे कि वो संतुष्ट नहीं थी और इसी तनाव की वजह से छात्रा ने गुरुवार की शाम, जब घर के सभी लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे, तभी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन निवासी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पुत्र ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन पढ़ाई का प्रेशर और अभिभावक की डांट से नाराज बेटे ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों को बेटे की स्थिति देखकर होश गुम हो गए। बेटे को लेकर जिला अस्पताल भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां मृतक ग्राम विकास अधिकारी का पुत्र था। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ले निवासी 16 साल के दिव्यांश घर का इकलौता चिराग था। घर वालों ने बताया कि स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई का प्रेशर लगातार पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई के लिए परिजन भी डांट रहे थे। स्कूल की तरफ से होमवर्क का दबाव बनाए जाने के चलते छात्र परेशान था। छात्र अकरमपुर स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ाई करता था। स्कूल प्रबंधन की ओर से फीस और होमवर्क का दबाव बनाया जा रहा था। मानसिक रूप से परेशान छात्र को सुसाइड से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं दिखा। प्रिंसिपल और अब उसका टीचर थी अर्चना बाजपेयी जी। इतना अर्चना बाजपेयी ने प्रेशर क्रिएट किया, इतना प्रेशर क्रिएट किया कि होमवर्क करो, फीस जमा करो, होमवर्क करो, फीस जमा करो। उसके प्रेशर में से सुसाइड कर लिया। बच्चा किस क्लास में पढ़ता था आपका? 10th में। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीमा त्यागी, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की गाजियाबाद से, मनीष शर्मा, संयोजक उत्तर प्रदेश अभिभावक विचार मंच, और के न्यूज़ के प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दुर्गेन जी, ये ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की जान पर बनाई, आज हमीरपुर और उन्नाव से ये 2 मामले सामने आ रहे हैं और भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे प्रेशर में हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार वो आत्महत्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह दिग्विजय ये 2-3 घटनाएं हुई कल, उधर जो हमीरपुर की घटना हुई थी वहां जो स्टूडेंट थी वो इस बात को लेकर उसने पत्र भी लिखा, और जो ऑनलाइन पढ़ाई है मेरी समझ में नहीं आ रही है दरअसल। और यहाँ पर जो बच्चा था, जो उन्नाव का बच्चा है जिसने आत्महत्या की है, 10वीं का छात्र था। ये पहली घटना के बाद हम लोग, सीमा जी भी थी और लगातार मनीष शर्मा भी थे, तो हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे थे फीस के इशू को लेकर। हम लोग पिछले हफ्ते रोज लगभग बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये 2-3 घटनाएं हुई कि ये हमीरपुर की घटना से 1 घंटी बजी ऐसा लगा कि ये बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। जो फीस का मसला है, पढ़ाई का मसला है, और जो सबसे अहम मसला है प्रदेश का या देश का, इसमें अभी तक कोई एक्सपर्टीज या कोई इस तरीके की बातचीत कमेटी या चीज़ें नहीं बनी हुई हैं। अब स्थितियाँ ये हैं सामने कि जो हमीरपुर की घटना के बाद लगा कि ये एक बहुत दुखद और सडन घटना हुई है, लेकिन जब ये उन्नाव की घटना दिग्विजय रिपीट हो गई तो अब तो एक तरीके से मुझे लगा कि नहीं, अब चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं। इसी मसले को लेकर आज हम ना चाहते हुए भी बहुत तमाम हमारी चीज़ें ऐसी थी जो हम आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन आज
उन सारे मुद्दों को दरकिनार करके, जो मुद्दे हमने पहले से डिसाइड कर रखे थे, उन मुद्दों को दरकिनार करके आज हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि जो फीस की लड़ाई जो यहाँ से शुरू हुई थी वो अब जान पर बनाई, और अब ऑनलाइन की पढ़ाई ये भी जान पर बनाई। मुद्दा फीस से जुड़ा है। जो बहुत सारे स्कूल हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लेवल का नहीं है, उनका सिस्टम इस तरीके का नहीं है। बच्चों पे फीस वसूली के लिए दोनों मसले जो इंटर कनेक्टेड हैं, जो फीस का मुद्दा चल रहा था उसको लेकर भी सारी चीजें हो रही थी। तो फीस वसूली के लिए जो आधी अधूरी अधकचरी जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसका बोझ बच्चों के मानस पटल पर पड़ रहा है, और स्थितियां इतनी भयावह हो रही हैं कि ये अकरमपुर उन्नाव का एक कस्बा है, वहाँ एक वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल है, वहाँ का ये छात्र था और इसने आत्महत्या कर ली, अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार कर आत्महत्या कर ली। आप देखिए कि किस हद तक मानस पटल पर मन मस्तिष्क कैसा, इन बच्चों का कोमल मन मस्तिष्क किस हद तक डिस्टर्ब है, इस बात की गवाही ये घटना देती है। बेहद दुखद घटना, इकलौता बच्चा था और ना भी इकलौता हो। दिग्विजय, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। ये इंटरकनेक्टेड मसला है, फीस से जुड़ा मसला है, और फीस की जो वसूली है उसको लेकर ये आधी अधूरी अधकचरी जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, इसका ये दुष्परिणाम है। भगवान न करे आगे इस तरह की कोई घटना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीजें नहीं नजर आ रही जो हम देख रहे हैं जी। साथ ही मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं, मनीष शर्मा से पहला सवाल लेंगे। मनीष, जो फीस की लड़ाई आप लोगों ने शुरू की थी वो तो आप लोग लेकर चल ही रहे हैं, ये ऑनलाइन पढ़ाई ये बच्चों की जान ले रही है। मनीष जी, पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसे विषय पे एक सकारात्मक चर्चा जहां पर बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। हम लोग कल गए थे वहां चंदन घाट पर, जाजमऊ में शामिल भी हुए थे परिवार की उस अंत्येष्टि में बच्चे की। और जरा आप सोच करके देखिए दो तरफा दबाव है आदरणीय। दो तरफा दबाव ये है, जब ग्रुप से ऑनलाइन समूह से बच्चे का नाम निकाला जाता है तो उसको शर्मिंदगी होती है, फीस का अगर मैसेज उसमें आता है तो शर्मिंदगी होती है, और जब पढ़ाई समझ में नहीं आती है और बच्चा क्लास में अगर अग्रणी स्थान पर हो तो उसको कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। मगर दूसरी तरफ मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये पढ़ाई जो है, एक सीबीएसई का हलफनामा आया, उसकी सत्यता की भी हम लोग जांच कर रहे हैं कोर्ट में जो लगा है, कि ये पढ़ाई आगे आने वाले समय में कितनी कारगर होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। ये भी सारा कुछ तय हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, जिसको व्हाट्सएप कह लीजिए, अभी टीचर्स भी जूम के माध्यम से नहीं चला पा रहे हैं, मगर ये जो पढ़ाई हो रही है ये आने वाले समय में कारगर होगी या नहीं होगी, या केवल एक फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ये भी अभिभावकों को भी देखना समझना होगा। और कल हम लोगों ने प्रयास भी किया, वहां पेरेंट्स से ये बात भी की कि ऑनलाइन पढ़ाई के बाद बच्चों के साथ बैठ करके बातचीत करना प्रारंभ करें, ताकि जैसी हमीरपुर में घटना हो चुकी है, उन्नाव में घटना हो चुकी है, ऐसी ना हो। और देखा जाए तो एक उस विद्यालय का नाम आया, इस विद्यालय ने एक दिन पहले घोषणा भी की थी, न्यायालय के आदेश को दरकिनार किया था उनके प्रबंधक ने, और सरकार के आदेश को दरकिनार किया था। जिलाधिकारी महोदय के साथ हम लोगों की जो बैठक में तय हुआ था, उस आदेश को भी दरकिनार किया था, और उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा था कि हम तो नाम काटेंगे ही। कारण पता करना होगा, कहीं ऐसा भी तो नहीं है, क्योंकि उनके पिता भी कह भी रहे थे, लगातार दबाव आ रहा था। आप सोच के देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो अपने मुंह से इस बात को बता रहे हैं कि फीस के लिए भी दबाव था, बच्चा ऑनलाइन से भी पढ़ाई में दबाव था। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रयास करना होगा, स्कूल प्रबंधकों को भी विशुद्ध व्यापारी नहीं होना होगा, निर्दयी के जैसा तो व्यवहार करना ही नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सीमा त्यागी जी, ये ऑनलाइन हाँ, दिग्विजय अगला सवाल सीमा जी से लेंगे। दिग्विजय अगला सवाल सीमा जी से लेंगे, और ये बेहद महत्वपूर्ण, जैसा कि मनीष ने कहा, ये स्कूल चेन है, वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल की चेन है, जिसने पूरा जो अकरमपुर में घटना हुई वीरेंद्र स्वरूप में हुई। आज भी मैं कहीं देख रहा था अभिभावकों के जो सोशल मीडिया के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी कहीं इन्हीं किसी चेन के स्कूल से ये खबर आ रही थी कि बच्चों का नाम वो काट रहे हैं, ऑनलाइन की जो उनके ग्रुप हैं उससे बाहर कर रहे हैं।
इस तरीके की चीजें हो रही हैं और ये पूरे प्रदेश में हो रही हैं, ये पूरे देश में हो रही हैं, लेकिन इनकी तरफ ये मुद्दे क्यों नहीं बन रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। सीमा त्यागी जी के पास चलेंगे, बहुत लंबा आंदोलन लड़ा है बहन सीमा त्यागी ने, और अब वो एक ताजा हालातों पर एक प्रकाश डालेंगे और बताएंगी कि ऑनलाइन पढ़ाई की क्या दुश्वारियां हैं और पेरेंट्स एसोसिएशन उनको लेकर क्या पहल कर रहा है, स्कूलों की तरफ से किस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने। जी दुर्गेश जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम जो इस वक्त बर्निंग इशू है पूरे देश के अभिभावकों के, आप उसको उठा रहे हैं। बाकी तो सारे चैनल सुशांत सिंह को और कंगना रनौत को फेमस करने में लगे हुए हैं। आप ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे थे दुर्गेश जी, थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लास खाली बच्चों की जान नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस मम्मियों की जान भी ले रही है, पापाओं की जान भी ले रही है और साथ साथ शिक्षकों की भी जान ले रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में मेरा बेटा 6 क्लास में पढ़ता है और उसकी 8 विषय की ऑनलाइन क्लास चल रही है। गाजियाबाद के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूल हैं जिनको अवार्ड मिले हुए हैं शिक्षाविदों के, शिक्षा मंत्रियों के द्वारा, उन स्कूलों में स्विमिंग की ऑनलाइन क्लास लग रही है, म्यूजिक की ऑनलाइन क्लास लग रही है, फिजिकल की ऑनलाइन क्लास लग रही है। और आप जानेंगे ना, हमारे उत्तर प्रदेश में 56% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है। तो भले लोगों, मंत्रियों, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर 56% वोट एक तरफ है और 44% एक तरफ है तो सरकार भी नहीं बनती। और आपने 56% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है और फिर भी ऑनलाइन क्लास की तरफ आपने पूरे देश को धकेल दिया। पता नहीं क्यों नहीं आप सुनना चाह रहे। आश्चर्य की बात है कि 8 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड नो डिटेंशन पॉलिसी चलाता है, मींस कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। उसके बावजूद भी गाजियाबाद छोड़िए, सारे देश के स्कूलों में 5वीं के, 6ठी के, 7वीं के बच्चों के प्राइवेट स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हैं। हमारे देश में कानून तो डबल है ही कि पूंजीपतियों का कानून अलग और आम आदमी का कानून अलग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिक्षा भी हमारे यहाँ आम आदमी की अलग है और पूंजीपतियों की अलग है। जो पूंजीपतियों के स्कूल हैं, उन स्कूलों में 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जा चुके हैं, हाफ ईयरली पेपर लिए जा चुके हैं। और एक जो नया काम हो रहा है कि अब सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन के नाम पे स्कूल धमका रहे हैं पेरेंट्स को कि अगर आपने पिछले 6 महीने की फीस नहीं दी तो आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। टीचर्स धमका रही है। टीचर्स की गलती नहीं है उसमें, क्योंकि टीचर्स के ऊपर स्कूल मालिकों का प्रेशर है। टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपनी क्लास के बच्चों के पेरेंट्स से फीस कैसे उगाही करी जाए। उनके ऊपर भी प्रेशर डाला, टीचर भी परेशान है बेचारे। आप ये सोचिए, अब से 6 महीने पहले तक हर एक स्कूल, हर एक व्यक्ति, हर एक बुद्धिजीवी ये कहता था कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखिए, बच्चों के हाथ में फोन मत दीजिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और अब पिछले 6 महीने से बच्चे को फोन दीजिए और बच्चा 6 घंटे उस पर ऑनलाइन क्लास करेगा। और बच्चा नहीं कर रहा क्लास, बच्चे की माँ कर रही है, बच्चे का पिता कर रहा है। आप देखिए, गूगल क्लासरूम पे क्लास चल रही है और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर बना रखा है टीचर्स ने, और वो गाइडलाइन होती है कि मम्मियां सीखें उसको और मम्मियां उसमें होमवर्क भेजें। अगर नहीं भेजोगे तो असाइनमेंट नहीं होगा। कल एक 10th के बच्चे के गाजियाबाद के एक स्कूल में आपके लिए सीमा जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी आपसे आगे बात करेंगे। हमारे साथ अलीगढ़ से उमेश जैन एक दर्शक जुड़े हैं। उमेश जी, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार, राय दीजिए अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चों को ये ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, ये बहुत चूलाई है। इसमें केवल स्कूल मैनेजर फीस के चक्कर में लगे रहते हैं और बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। माँ बाप के गार्जियन भी बहुत परेशान है, केवल फीस का मैटर है, पढ़ाई नहीं चल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सेशन को समाप्त कर देना चाहिए जब तक कोरोना बिल्कुल ठीक प्रकार से सही ना हो जाए, जब तक स्कूल बंद कर देने चाहिए, पढ़ाई भी बंद करने देनी चाहिए ऑनलाइन, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। जी,
शुक्रिया मनीष जी अपनी राय रखने के लिए। और एक दर्शक अलीगढ़ से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित अपनी राय रखिए। अमित आवाज आ रही है आपको मेरी? संपर्क टूट गया है। सीमा जी आप अपनी बात पूरी करिए। जी ऑनलाइन क्लास का आलम ये है जी कि बच्चा 5-5 घंटे फोन हाथ में लिए बैठा रहता है और बच्चा तो नहीं पढ़ पा रहा, वो बेचारा 6ठी-7वीं का, उसके पेरेंट्स को पढ़ना पड़ रहा है। और मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास इतने सारे लेटर्स हैं कि जो हमारे देश में बहुत संस्थाएं बनी हुई है, बहुत, एक बाल आयोग के नाम से संस्था है, एक एनसीपीसीआर के नाम से संस्था है। ये ऑनलाइन क्लासेस के दुष्प्रभाव के बारे में जब एनसीपीसीआर को लेटर लिखे जा रहे हैं पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से, तो एनसीपीसीआर क्या करते हैं कि वो डीएम को लेटर भेज देते हैं और ये कह देते हैं आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस मैटर को देखिए। बस उस बाल आयोग का काम खत्म, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बाल आयोग है, चाहे वो सेंटर का है। सीमा जी रोकना चाहेंगे आपको। अतुल अलीगढ़ से दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अतुल जी अपनी राय रखिए। जी नमस्कार। आपके न्यूज का सबसे पहले कि आपने इतनी बड़ी समस्या को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। मैं बार बार देखता हूँ आपका चैनल इस समस्या को उठाता है अभिभावकों की। और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई की क्या कहीं से कोई परमिशन ली? जी कोई परमिशन नहीं ली किसी प्रकार की कहीं से, और उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, जबकि इनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की कोई परमिशन है ही नहीं। और बच्चों को लूटने का एक साधन है ऑनलाइन पढ़ाई। चाहे आप एलकेजी का, यूकेजी का या फर्स्ट क्लास का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है? ये मेरे को सवाल है जो सरकार या फिर ये स्कूल प्रशासन के लोग हैं। जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सीमा जी आप अपनी बात पूरी करें। जी जो ऑनलाइन क्लासेस का स्कूलों ने चला रखा है, जी आप एक चीज ये देखिए कि हिंदुस्तान में एजुकेशन भी डबल स्टैंडर्ड चल रही है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है पूरे देश के, वहां ना तो अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, ना बच्चों के ऊपर पेपर का कोई स्ट्रेस दिया जा रहा है। लेकिन हमारे नेताओं के पाले हुए जितने प्राइवेट स्कूल हैं, उन स्कूलों ने ऐसा सोच लिया है कि जैसे इसी साल सारे बच्चों को डीएम और एसएसपी बनाना है उन्होंने। आप ये देखिए कि इस महामारी के टाइम में पता नहीं क्यों सरकार शिक्षा जैसे मुद्दे पर आंख मूंदे बैठी है। एक तरफ आप कह रहे हैं बेटी बचा लो, बेटी पढ़ा लो, और बेटियां मर रही हैं। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को धमका रहे हैं कि भाई आपकी फीस जमा नहीं, आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। और असलियत आपको बताऊं, जो टीचर्स ने ग्रुप बना रखे हैं ना व्हाट्सएप पर, उसमें ओनली एडमिन राइट कर रखे हैं कि टीचर्स ही उसमें अपनी मर्जी से जो चाहे डाले, अगर कोई पेरेंट्स कुछ डालना चाहे तो वो नहीं डाल सकता। दूसरे क्या किया है टीचर्स ने कि ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू बच्चों को जोड़ दिया है, जो कोई भी पेरेंट एक दूसरे से बात ना कर पाए, कोई भी बच्चा एक दूसरे से बात ना कर पाए। आप देखिए इतनी धांधली चल रही है इन लोगों की, इतना इन्होंने प्रेशराइज कर रखा है। और सबको पता है, सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, शिक्षा मंत्री भी जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शिक्षा जैसे मुद्दे पर कुछ लोग फीस ना देने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर कोई भी मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि निजी स्कूलों का अहित नहीं होने देंगे। मुकेश जी एक चीज देखिए, जब इस महामारी में जहां सारा विश्व इससे भयभीत है, सारे विश्व में ये फैली हुई है और हमारे देश में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो पढ़ाई ज्यादा जरूरी है इस वक्त या बच्चों का सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है? क्या आप इस ईयर को 0 ईयर डिक्लेयर करके सारे बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते थे? आप एक गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते कि इस साल सिलेबस से कोई पढ़ाई नहीं होगी, टीचर सिर्फ बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, उनको मोटिवेट करें, उनको लाइफ स्किल सिखाएं, उनको जीवन के संघर्ष को कैसे कवर अप करना है वो सिखाएं, इस कोरोना महामारी से कैसे कवर अप करना है वो सिखाएं। जरूरी नहीं है कि 10th में बच्चा 90% नंबर लाएगा तब जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव है, सीमा जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मुझे लगता है कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं में क्यों नहीं आता है, ये बड़ा सवाल है कि ऐसे विचार क्यों नहीं आते। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया है सीमा त्यागी जी ने कि
ये जीरो सेशन करके एक तरीके से जो गुरु शिष्य आपस में कनेक्ट रहते और जीवन से परिस्थितियों से लड़ना सिखाते, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता और सारी समस्याओं का हल भी हो जाता। तमाम जगह आप देखिए, कई जगह प्रमोट कर दिए गए बच्चे, कई उसमें उनको एग्जाम नहीं लेना पड़ा, रिजल्ट आ गया, पिछले उसके आधार पे कर दिया गया। लेकिन ये जो ये मसला है, इसको हल नहीं किया सरकार ने, लगातार उलझ रही है। सरकारों को आगे आना चाहिए था, मंत्री जो हैं शिक्षा के उनको आगे आना चाहिए था, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, जो बिल्कुल कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह की चीजें दिमाग में अवश्य आनी चाहिए। राहुल अवस्थी उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राहुल, ये पूरा प्रकरण जो उन्नाव का है, वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल का, जिसमें एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, 10वीं का छात्र है, दरअसल ये पूरा मामला क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। देखिए, जो पूरा मामला था ये उन्नाव जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस एरिया का था, जहां पर उनके पिता के बयान के अनुसार और जो वहां की ताजा स्थिति हमने जो देखी, उससे साफ तौर पे लग रहा था कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास को लेकर के, या जो वीरेंद्र स्वरूप स्कूल था उसका वर्कलोड इतना ज्यादा था जिसको 10वीं का छात्र सरवाइव नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। उस समय का जो नजारा था उनके घर में, जिस छात्र ने आत्महत्या करी, किताबें टेबल पे बाकायदा खुली हुई रखी थी, वो देख करके ऐसा लग रहा था कि वो कमरे में पढ़ाई कर रहा था और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। उसी समय ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या वजह हुई, ये साफ नहीं हो पाया है अभी तक। हालांकि उस पर पुलिस प्रशासन जो है लगातार जांच कर रहा है, और अब अलमारी में रखी अपनी पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल करके उसने आत्महत्या कर ली, जिससे उनका पूरा परिवार सदमे था। आज मैंने काफी कोशिश किया परिवार से उनके माता पिता संपर्क करने की, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये उन्नाव का कोई एक पहला स्कूल नहीं है वीरेंद्र स्वरूप। इससे कई सारे विद्यालय जो प्राइवेट हैं, जो निजी हाथों में है, इनकी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आई हैं कि फीस का दबाव लगातार बनाया जा रहा है बच्चों पे। साथ में ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको ऑनलाइन 4-4, 6-6 घंटे की क्लास, आप ये समझ लीजिए कान में लीड लगा करके 6 घंटे पढ़ाई करना उनके लिए काफी पजल्ड कर देता है उनको, जिसको लेकर के मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं जो बच्चों का है, ये विद्यालयों के द्वारा, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, इनके द्वारा हैरेसमेंट एक तरह से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो उन्नाव की घटना है उसमें साफ तौर पे यही समझ में आ रहा है कि जो बच्चा था वो ऑनलाइन क्लास को लेकर के और वर्कलोड को लेकर के परेशान था, जिसको लेकर के मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद में उसने आत्महत्या कर ली। जी राहुल, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आपने बताई कि जब परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात कही आपने, घटना स्थल की बात कही, घटना स्थल का जब आपने विवेचना की तो पाया कि किस तरीके से किताबें खुली हुई थी, अध्ययन के दौरान उसने आत्महत्या कर ली, या कोई उसके पास कोई लेक्चर आया था उसके दौरान आत्महत्या कर ली उसने। एक ये भी बड़ा जांच का बड़ा विषय है। मुझे लगता है पुलिस को इस ओर जांच करना चाहिए कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कोई ऐसी बात हुई, क्या किसी टीचर से कोई झकझक हुई, या किसी टीचर ने उस बच्चे को डांटा, या क्या स्थितियां हुई, ये या उस इतने लेक्चर एक के बाद वो पजल्ड हो गया था। क्योंकि सीमा जी बहुत बढ़िया बात बता रही थी कि जो तमाम जो संस्थाएं हैं, जो आयोग हैं, वो कहते हैं कि भाई बच्चों को ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके हेल्थ पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको लेकर तमाम जो चीज़ें बन रही हैं उनको देखना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं, ये भी एक जांच का विषय है। राहुल, अभी आपसे बात करेंगे, एक परिजन मुझे लगता है हमीरपुर से जुड़े हुए हैं, उस बच्ची के घर से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह क्या घटनाक्रम हुआ, ऐसा क्या हुआ जो बच्ची को अपनी जान देनी पड़ी, क्या स्थितियां हैं। जी हमीरपुर के पर मेरी आवाज पहुंच रही है, जो एक बच्ची के परिजन हैं, तो वो अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वो बताएं क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी जो उस बच्ची को प्राण देने पड़े अपने। अरे वो सर ऐसा था कि वो ऑनलाइन पढ़ती थी वो,
दोनों बहनें थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो उनको स्कूल नहीं खुल रहा था, तो उनको यही परेशानी थी कि हमारे 90% 95% नंबर कैसे आएंगे, पापा टॉप कैसे करेंगे। और ऑनलाइन में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। ऑनलाइन रोज पढ़ती थी, सुबह से क्लासेस पढ़ती थी 2-3 घंटा, 9 बजे से करीब 11-12 बजे तक पढ़ती थी। तो कुल मिलाकर जो ऑनलाइन पढ़ाई का प्रेशर था, जी कहिए। और हाँ, और उसकी मैथ कमजोर थी, मैथ कमजोर थी, और मैथ में उसको समझ में नहीं आ रहा था ऑनलाइन में। गणित कमजोर थी उसकी। ये बड़ी बात है कि ऑनलाइन जो शिक्षा हो रही है, सीमा जी बता रही हैं कि उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुर्गेश जी, आपके माध्यम से एक बात मैं सारे पेरेंट्स को और सारे बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारे पेरेंट्स को और सारे बच्चों को एक बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों प्लीज इन मार्क्स को जीवन के साथ मत तोलो। जीवन बहुत बड़ा है इन नंबरों से, और 10वीं 12वीं के मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप जीवन में सफल होगे या नहीं। जीवन में सफल होने के लिए 95% नंबर नहीं चाहते बच्चों। अपने जीवन ज्यादा कीमती है। जी बिल्कुल सीमा जी, आपको रोकना चाहेंगे और रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सीमा त्यागी जी कह रहे थे कि हाई स्कूल या इंटर में मार्क्स की उतनी ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, बच्चे आत्महत्या ना करें, बच्चे परेशान ना हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की समझ में नहीं आ रही है। कोई महंगाई की वजह से, कोई किसी के पास व्यवस्थाएं ना होने की वजह से ये बच्चे इससे परेशान हैं। कोई फेल होने की बच्चे, तमाम बच्चे हैं जो फेल होने की का डर उनको लगा रहता है कि उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से वो फेल हो जाएंगे। इसी को लेकर वो क्या नाम से सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। हमीरपुर में जैसा एक मामला सामने आया, उनके परिजनों ने अभी, एक बच्ची ने सुसाइड किया। उनके परिजनों ने अभी बताया कि वो समझ में पढ़ाई नहीं आ रही थी ऑनलाइन, और नंबरों को लेकर, मार्क्स को लेकर उसने सुसाइड कर लिया। दुर्गेन जी, ये कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कारगर साबित होती दिख नहीं रही है। मनीष शर्मा, संयोजक उत्तर प्रदेश अभिभावक विचार मंच के। मनीष जी, ये कोरोना काल में एक तरफ जहां सारे कारोबार ठप पड़े हुए हैं, सारा व्यापार बंद पड़ा है, रोजगार नहीं है, उधर ये ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे स्कूलों की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से
ये फीस के नाम पर लूट की जा रही है। बच्चों को समझ में नहीं आ रही ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। दिग्विजय जी, कमाल की बात देखिए, हमारे कानपुर की अगर मैं बात करूं तो हमारे कानपुर में 138 से 40 स्कूल हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हैं, और 600 स्कूल जो हैं वो यूपी बोर्ड के हैं, जिसमें सरकारी स्कूल भी आते हैं। 600 स्कूलों में पढ़ाई बंद है, उस पर भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही। और जो 138-40 स्कूल हैं उनमें जो पढ़ाई हो रही है उसमें पेरेंट्स पढ़ाई देने को राजी। सीमा जी से सहमत हूँ, स्किल डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्या इस कोरोना काल में बच्चों को उस ढंग से हम जीना नहीं सिखा सकते, उनको इन समस्याओं से हम लड़ना नहीं सिखा सकते, उसको इस बीमारी के प्रति अवेयर करना नहीं सिखा सकते? केवल एक ही लोड दिया जाए, ऐसा मुझे तो नहीं समझ में आता। इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा। और ये जो दबाव की रणनीति है जिससे अभिभावक भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है, उसमें बदलाव करना चाहिए इनको, और हम करवा करके रहेंगे। बिल्कुल मनीष जी, अभिभावक जी। दुर्गेन जी, मनीष जी अभी जैसा कि आपने हमीरपुर से जो परिजन जुड़े थे उन्होंने बताया कि वो नंबरों को लेकर परेशान थी लड़की, वो मार्क्स को लेकर वो परेशान थी, उसकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। और सीमा जी ने भी कहा कि अभी इतना ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, मार्क्स या नंबर उतना अहमियत नहीं रखते हैं। दुर्गेन जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिग्विजय जी, जो मसला है कुल मिलाकर ये ठीक है। बच्चों को ये हाई स्कूल इंटर के नंबर फाइनल नहीं है, ये जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग बैक बेंचर जो होते हैं वो बहुत कुछ जीवन में कर जाते हैं, तो ये कोई नंबर कुछ नहीं है। लेकिन उन जो मासूम बच्चों को, वो जो सुकोमल मानस पटल वाले बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है जी। पेरेंट्स फीस को लेकर परेशान है, नौकरी को लेकर परेशान है, घर चलाने को लेकर परेशान है, और उसके बाद इन बच्चों को संभालने का जो ये कच्ची उम्र के बच्चे हैं जिनका जो मन मस्तिष्क है एक आटे की गीले आटे की लोई के समान है जी। जो जिस तरफ मुड़ गया वो उसी तरह रिएक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में जो एक आम आदमी है, जो एक आम नागरिक है, वो किस तरह फंसा हुआ है, इसका अंदाजा इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो आप देखना यह होगा कि एक तो जो सबसे बड़ी अहम बात है कि भाई बच्चों का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो परिजन हैं जैसे भी जिस हाल में है, कम से कम ठीक है। अगर सबसे खराब स्थिति क्या होगी कि बच्चा नहीं पढ़ पाएगा उस साल, लेकिन उसका जीवन तो बच जाएगा ना। तो परिजनों को इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि इस स्थिति में लाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो स्कूल हैं, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या जो सरकार के मंत्री हैं वो स्कूलों को ट्रॉफी बांट रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, तमाम वो तरह तरह की ट्रॉफियाँ पाकर जो स्कूल वाले हैं वो चौड़े घूम रहे हैं, और जो अभिभावक वो सड़क पर धक्के खा रहा है। मनीष शर्मा और सीमा त्यागी संघर्ष कर रही हैं जी। एक परिजन कह रहे हैं कि उसको हमीरपुर के जो बच्ची ने एक बहुत घातक कदम उठा लिया, उनके परिजन कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में उसको गणित समझ में नहीं आ रही थी। गणित में वो पहले कमजोर थी, लेकिन उसको लगा कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है इससे बेड़ा पार होने वाला नहीं है। वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर में आ गई और उसने जान दे दी। राहुल अवस्थी बता रहे हैं कि जो टेबल पर किताबें और गैजेट सब खुले हुए मिले, तो इन सब चीज़ों के और कौन देखेगा, कौन जाएगा? कि स्कूल के जो संचालक हैं उनको सिर्फ एक धुन लगाए हुए हैं, फीस फीस फीस। कोई जान जाए, कोई मरे या जिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ फीस चाहिए, वो किसी भी कीमत पर। उनसे बेहतर तो मुर्दा घाट के लोग हैं, वो भी रियायत कर देते हैं। जो मुर्दा घाट पर आजकल जो कोरोना महामारी में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तमाम लोगों की जानें जा रही हैं। अब मुर्दा घाट पे जो पिछले दिनों हमने देखा, जाकर स्वयं चीज़ों को अनुभूति की, देखा कि वहां पर तो कम से कम थोड़ा बहुत रहम है। जो घाट पर पुजाने वाला पंडा है वो भी थोड़ी रहम कर जाता है जी। दुर्गेन जी, एक जो हमारे ये स्कूल के संचालक हैं, ये उनको देखकर भी इनको शर्म नहीं आती जी। ये उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो गए हैं जी। दुर्गेन जी, रोकना चाहेंगे, यहाँ पे एक दर्शक गोंडा से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, अपनी राय रखिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है बच्चों के लिए
सही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तमाम ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे या प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते थे, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास बहुत से घर में टीवी नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, और ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ समझ में नहीं आता है। गरीब बच्चे जो थे उनको उनकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। फिर उसके बाद में ऊपर से स्कूल की तरफ से अभी दबाव पड़ रहा है कि फीस दिया जाए। एक तरफ सरकार कह रही थी फीस माफ कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में स्कूल के प्रबंधक से जो भी आदेश हो के फीस देना पड़ेगा। अब जी सुनील जी बात पूरी करिए अपनी। शुक्रिया सुनील तमाम अपनी के न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। दुर्गेन जी आप अपनी बात पूरी करें। ये ऑनलाइन पढ़ाई कारगर साबित नहीं हो पा रही है। किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास टीवी नहीं है, कहीं व्यवस्थाएं नहीं है, किसी के पास ऑनलाइन नेट तक का रिचार्ज कराने तक का पैसा नहीं है। दुर्गेन जी नहीं, निश्चित तौर पर देखिए हर व्यक्ति की क्षमता स्मार्टफोन की नहीं है, जबकि ये स्कूल वाले मानकर चलते हैं कि भाई जो स्कूल में पढ़ा रहा है उसको स्मार्टफोन ले सकता है। ठीक है, उनके पिताजी के पास हो सकता है, लेकिन बच्चों और माँ के पास फोन नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जिन पे बच्चों पे भी स्मार्टफोन है, माँ पर भी स्मार्टफोन है और पिता पर स्मार्टफोन है। जी घर में अगर एक स्मार्टफोन है और वो व्यक्ति वर्किंग है, काम करने जाता, जाहिर सी बात है कि संघर्ष में कुछ ना कुछ करके खा ही रहा होगा जी, तो उस व्यक्ति के पास मोबाइल ज्यादा होना जरूरी है, बच्चे के पास भी होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ये बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, तो इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं ये कि हमने बिल्कुल 22वीं सदी का भारत और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल का है हमने बना रखा, लेकिन बिल्कुल नहीं है ये अनुभूति। कई बड़े स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखा है, इनको उसकी विधा नहीं मालूम है, कैसे ऑनलाइन शिक्षा है इसके लिए ट्रेंड नहीं है। ये केवल कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर डाल देना, कहीं कोई उसमें एक उनको मेल कर देना या किसी ग्रुप में डाल देना, ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है। तमाम जो ऑनलाइन जो पोर्टल है या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, उनकी पढ़ाई का पैटर्न इनको अडॉप्ट करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन इस बात को उठा रहे हैं, देश भर के पेरेंट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के जो अभिभावक संघ हैं तमाम सारे, वो इस चीज़ को उठा रहे हैं कि भाई जब आप पढ़ाई ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा आप दे रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो फीस फिर आप स्कूल की जो बाकायदे क्लासरूम की फीस क्यों ले रहे हो, क्लासरूम में पढ़ाने की फीस क्यों ले रहे हो। तो इस पर कोई भी अभी लगातार गतिरोध जारी है और कहीं कोई स्थितियां उस पर अभी तक बनती नजर नहीं आ रही हैं। दिग्विजय जी, सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। सीमा जी अभी हाँ थोड़ी जी, सीमा जी। दिग्विजय जी मैं एक चीज ये कहना चाह रही थी, दुर्गेश सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे लिए सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है या पढ़ाई ज्यादा जरूरी। और इन स्कूलों को पता नहीं क्या बात है, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने भी ये जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे सरकार में बैठे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोग हैं, उन लोगों को क्या बच्चों की जान की कीमत नहीं है? कुछ कितनी घटनाओं का इंतजार करेंगे, कितने बच्चों के मरने की न्यूज सुनेंगे, तब जाके इस पे कुछ डिसीजन लेंगे। आपके पास देखिए MHRD को आपने बदल के शिक्षा विभाग कर दिया। उस शिक्षा विभाग का काम क्या था? सिर्फ एक नई एजुकेशन पॉलिसी बना के करेंगे ये था। उस शिक्षा विभाग का काम ये नहीं था कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगाने के लिए कुछ करते हैं। अपने देश के शिक्षा विभाग को ये कहते हुए डर लग रहा है इन प्राइवेट स्कूलों को कि इस कोरोना महामारी के टाइम जब पिछले 5 महीने से बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं गया, तो आप फीस देने के हकदार नहीं है। क्या ऐसा नहीं कर सकते? आप मुझे एक चीज बताइए, एक नागरिक को क्या चीजें चाहिए सरकार से? शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर सरकार मेरे बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती और मेरे बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकती, तो ऐसी सरकार को क्या मैं पूजूं? क्या बना रही हूँ मैं सरकार को? सरकार का काम क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ देखना नहीं है? कितने बच्चों की बलि और लेंगे तब ये ऑनलाइन क्लास को रेगुलेट करेंगे? शिक्षा विभाग बना है ना, वो शिक्षा विभाग गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करता कि इस साल सिलेबस के हिसाब से कोई पढ़ाई नहीं होगी, रेगुलर सिलेबस नहीं चलेगा। इस साल आप बच्चों को सिर्फ लाइफ स्किल सिखाइए, बच्चों को संघर्ष से जीना सिखाइए, इस बीमारी से उबरना सिखाइए, रिश्ते निभाना सिखाइए,
हमको फुर्सत नहीं मिलती है भागती दौड़ती जिंदगी में। क्या इस साल हम बच्चों को संबंधों को निभाना नहीं सिखा सकते? या टीचर्स उनको मैथ्स की बड़ी बड़ी इक्वेशन ही सॉल्व करवाएगा और वो बच्चे फिर प्रेशर में आ जाएंगे? एक तरफ तो आप पेरेंट्स को प्रेशर में ले रहे हैं। अभी एक आज की मैं घटना बताती हूँ। मेरे फोन पर एक मैसेज आया है कि किसी के बच्चे ने पिछले साल 10वीं के पेपर दिए, जुलाई में रिजल्ट आया और उन्होंने जुलाई में अपने बच्चे के किसी के स्कूल में अप्लाई किया, क्योंकि अब इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो पुराना स्कूल कह रहा है 3 महीने की फीस दो तब टीसी दूंगा, और नया स्कूल कह रहा है 3 महीने की फीस दो तब एडमिशन दूंगा। और इस कोरोना महामारी में वो बाप 6 महीने की फीस कहाँ से देगा? वो सुसाइड करेगा ना। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को कितने लोगों की बलि चाहिए। हमारे देश में इंसान की कीमत नहीं है, सिर्फ सिर गिन के वोटिंग चाहिए, वोट की कीमत है खाली। क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों को कहते कि भैया जब तुम खुले ही नहीं तो तुम किस बात की पूरी फीस ले रहे हो? क्या सरकार ने इन्हें गाइडलाइन दी कि तुम ऑनलाइन क्लास चलाओगे? मनीष जी बता रहे थे कि पूरे देश के जितने सरकारी स्कूल है वहां अभी तक किसी भी क्लास के कोई पेपर नहीं हुए सेशन में, और जब प्राइवेट स्कूल है वो हाफ ईयरली एग्जाम कराए बैठे हैं और वो हाफ ईयरली एग्जाम के ऊपर बच्चों को रिजल्ट दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लूट रहे हैं। आप देखिए सीबीएसई बोर्ड जो हमारे यहाँ है, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, किसी भी संस्था को सेंट्रल बोर्ड की जब मान्यता दी गई है तो क्या आप मुझे बता सकता है कोई भी जनप्रतिनिधि, इवन शिक्षा मंत्री, कि हमारे प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड सरकारी स्कूल कितने हैं? कितने सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड सरकारी स्कूल है जहां हम बच्चों को पढ़ा सके? रोज रोज पेरेंट्स गुहार लगाते लगाते थक गए। अगर आप पता करेंगे तो हर एक जिले के डीएम के पास, डीआईएस के पास शिकायतों के ढेर लगे हुए हैं। कल एक पेरेंट्स का फोन आया कि वो बेचारे, उनकी दुकान बिल्कुल बंद हो गई, दुकान में काम नहीं है और पापा को पैरालाइज्ड हो गया और बच्चों की क्लास से लगातार मैसेज आ रहा है फीस दीजिए, फीस दीजिए। बिल्कुल सही दुर्गेश जी कह रहे थे कि शमशान घाट पे जो बैठे हैं वो भी कुछ रियायत कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल माफिया जो सरकार की गोद में बैठे हैं, इन्होंने ऐसा जल्लादपन दिखा दिया है कि मुझे नोएडा का निठारी कांड याद आ रहा है। वो कहां से जल्लाद था? जल्लाद तो ये हो रहे हैं कि जो बच्चों के मरने की खबर आ रही है और उसके बाद भी कह रहे नहीं फीस दो। आप देखिए सीबीएसई बोर्ड की रजिस्ट्रेशन की फीस 10वीं क्लास की 1800 रुपए है और हर एक स्कूल मंथली फीस लेता है। उसके बावजूद सीबीएसई की रजिस्ट्रेशन की फीस का बोझ पेरेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। कहाँ से देंगे पेरेंट्स? क्या सीबीएसई बोर्ड इस बार फीस माफ नहीं कर सकता? और मजे की बात आप देखिए कि जब हिंदुस्तान में 500 कोरोना के केस थे तो सीबीएसई बोर्ड ने चलते हुए पेपर रोक दिए थे कि कोरोना आ रहा है जी, कोरोना आ रहा है, अमेरिका से आ गया जी, चाइना से आ गया, पेपर रोक दो। और अब 50 लाख केस हो रहे हैं तो जो 10th और 12th के बच्चे कंपार्टमेंट में है उनके सीबीएसई बोर्ड करने से नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप उन बच्चों को इंटरनल के बेस पे पास कर दोगे तो क्या आपका कुछ घिस जाएगा? पेपर जरूरी है क्या? पेपर क्राइटेरिया है? ठीक है जी, बहुत अहम मसले आपने रखे। निश्चित तौर पर ये बिंदु हैं, इन बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें इस बात का जरूर ध्यान देंगी और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद हम नहीं छोड़ सकते। मनीष शर्मा जी के पास चलेंगे। मनीष जी, अब तक जो आपने आंदोलन किया कानपुर और आसपास के जो इलाके में, वो जो परिस्थितियां सामने आई, अब आप इस परिस्थितियों को देखते हुए ये आंदोलन कहां पर खड़ा है? क्या 1-2% कहीं कुछ राहत मिली परिजनों को? और जो ये नई समस्या क्रिएट हो गई है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे जान देने लगे हैं, इस और परिजनों से या जो पेरेंट्स हैं उनसे कोई चर्चा हुई है आप लोगों की? कमाल की बात देखिए, हमारे यहाँ जो आईसीएससी के कोऑर्डिनेटर हैं दुर्गेन जी, विसेंट जी, हेडेड स्कूल स्वयं 50% माफ कर चुका है, मगर आईसीएससी के बाद बाकी स्कूल नहीं माफ कर रहे। पूरे नॉर्थ इंडिया के कोऑर्डिनेटर हैं वो, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाए। जिस स्कूल के प्रिंसिपल स्वयं अपनी फीस 50% माफ कर रहे हैं, वही आईसीएससी के कोऑर्डिनेटर हैं।
और दूसरी बात कहूं, जिलाधिकारी महोदय ने सकारात्मक पहल दिखाई। जब उनको बताया, वो बोले ये वाकई में डिस्टेंस लर्निंग है। डीआईओ को उन्होंने आदेश किया कि शासन को ये पत्र लिख करके भेजा जाए कि अभिभावकों की मांग सही है, डिस्टेंस लर्निंग जो है उसमें अभिभावकों का लैपटॉप, अभिभावक का। अब आप कमाल देखिए, जो निर्णय सरकारों को लेना चाहिए, अब अगर फिर फोन में देख सकते हैं अगर आप स्क्रीन पे, तो जो निर्णय अभिभावक सरकार को लेना चाहिए वो निर्णय न्यायालय को देना पड़ रहा है। लिखा है गरीब छात्रों को लैपटॉप व इंटरनेट की सुविधा देंगे स्कूल। कमाल देखिए, डीआईओएस मान रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि 1ली से 5वीं क्लास तक बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मगर इतना फीस का फंडा चला हुआ है, फीस का फसाद फैला रखा है इन स्कूल वालों ने। हमें लगता है जिलाधिकारी महोदय का पत्र जाएगा। हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में अभियान पर निकलने वाले हैं। अभी बरेली भी जाएंगे, सीमा जी से भी मिलेंगे गाजियाबाद में। एक ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है इन शिक्षा माफिया के खिलाफ, और हम पूरे प्रदेश में आप लोगों ने जो सकारात्मक पहल की है, हम लोग आपस में जुड़े हैं और एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगे, आवाज भी बुलंद करेंगे, क्योंकि ये आवाज उन डरे हुए सहमे हुए अभिभावकों की है जो बच्चों के हित के लिए बोल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं कहना चाहता हूं, न्यायालय से अगर हर चीज सिद्ध हो रही है तो क्या जरूरत है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की और चुनाव की। ये सब पूंजीपतियों के हित में खड़े हैं और सबके कहीं ना कहीं स्कूल हैं। ये जब जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने तो समाज सेवा की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, और आज जब लोगों को राहत देने की बात है तो ये मुंह में ताले लगा करके बैठे हैं और खून चूसने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष जी। राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़े संवाददाता उन्नाव से हैं। राहुल हम जानना चाहेंगे, आपने उस बच्चे के परिजनों से मुलाकात की है? उन परिजनों ने क्या कुछ कहना है उनका, परिजनों का? उन्होंने क्या स्कूल प्रबंधन की पर कोई आरोप लगाए हैं? क्या कहना है उनका, परिजनों का? जी बिल्कुल, मैं उनके परिजनों से, उनके पिता से मिला तो उनके पिता का साफ तौर पे यही आरोप था कि लगातार वीरेंद्र स्वरूप विद्यालय की तरफ से फीस को लेकर के मैसेज किए जा रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था। साथ में ही बच्चे को ऑनलाइन क्लास के साथ में इतना वर्क दिया जाता, इतना वर्कलोड, 4-6 घंटे लगातार मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करना, उसके बाद में इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता था। उसी में बच्चा काफी दिनों से फ्रस्ट्रेशन में था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। और साफ तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, ये कोई उन्नाव का ये पहला मामला नहीं है। हालांकि इसमें बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ली, लेकिन हमने जहां तक ऑनलाइन क्लास की बात करें, कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, खासकर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो कि इस समस्या से गुजर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं परिजनों को और विद्यालय के शिक्षकों को ये सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, और इस पर सरकार को एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए और इनको एक आदेश पारित करना चाहिए जिसके तहत कम से कम बच्चों की मानसिक स्थिति को ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव ये रहता है कि मार्क्स भी ज्यादा लाने हैं, पढ़ाई भी अच्छी करनी है, पढ़ाई पीछे हो रही है। ये सारी चीजें काफी उनके सामने चुनौती हैं, जिसको लेकर के बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आत्महत्या से उनको कदम उठाने पड़ते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जी राहुल दुर्गेन जी, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है ये कारगर साबित होती दिख नहीं रही है। ये अभी जो हमीरपुर से परिजन जुड़े हुए हैं, जिस बच्चे ने अभी सुसाइड किया है, उसके परिजन अभी बता रहे थे कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई उसकी समझ में नहीं आ रही थी, गणित उसकी कमजोर थी। और अभी उन्नाव से जो मामला सामने आया वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई उसकी समझ में ना आना। तो दुर्गेन जी, ये कारगर साबित होती नहीं दिख रही। दूसरी तरफ स्कूलों की मनमानी रवैया, जो तानाशाही रवैया है, फीस वसूलना, फीस के नाम पे लूट मची हुई है। दुर्गेन जी बिल्कुल दिग्विजय, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो ये एक तरीके से फीस को लेकर जो लूट मार है जी, वो अब एक तरीके परिजनों, इसमें कई परिजन आत्महत्या कर चुके हैं जी। अब बच्चे एक नए तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है कि ये बच्चे अब जो परिजनों का जो दर्द है, जो उनका अवसाद है, वो बच्चों में रिफ्लेक्ट होने लगा है और बच्चों की अपनी अलग समस्याएं हैं। वो जैसा कि हमीरपुर के परिजन जुड़े हुए हैं, बच्ची प्रियंका जिसने आत्महत्या कर ली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, उस बच्ची के पिता हैं वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो इस बात को बता रहे हैं कि नहीं,
ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। जो जो क्लिष्ट विषय हैं जैसे गणित है, फिजिक्स है, ये विषय बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये है दिग्विजय जी कि एक जो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, वो इन स्कूलों के पास है नहीं जी। तैयारी कोई थी नहीं। कोरोना आ गया, इससे पहले दावे बहुत बड़े बड़े होते थे कि हम 21वीं सदी का एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत सारे स्कूल जो 21वीं सदी का स्कूल करके अपना नाम भी उन्होंने रख रखा होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही थी, तमाम तैयारी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होती, लेकिन वास्तव में जितने सारे स्कूल थे उसमें 90-95% स्कूल आप ये मान लीजिए कि वो वही ट्रेडिशनल परंपरागत स्कूलिंग की पद्धति पर चल रहे थे। और अचानक कोरोना काल आ गया तो वो केवल इतना कर सके कि ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप में लेक्चर डाल दो, ग्रुपों में लेक्चर डाल दो, मेल पर भेज दो, कोई प्लेटफॉर्म जैसा क्रिएट नहीं कर पाए। तो कभी कभी नेटवर्क आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा। जो गाँवों में बच्चे पढ़ रहे हैं या शहरों में भी, आप देखिए कि शहरों की भी स्थिति ऐसी है कि तमाम शहरों में, बड़े शहरों में भी ये हालत है कि जो नेटवर्क है नहीं, हर व्यक्ति वाईफाई का खर्च उठा नहीं सकता, ऐसी स्थिति होती नहीं लोगों के, अभिभावकों की। और जो मोबाइल का नेटवर्क होता है वो उतना स्ट्रांग, उतना बेहतर नेटवर्क है नहीं। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। फिर विषय जी एक दर्शक जुड़ गए हमीरपुर से, जगदीश अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं सबसे पहले हमीरपुर में ये बड़ी दुखद घटना हुई है। तो इस प्रकार के बच्चों को डिप्रेशन के कारण मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर ऐसा दबाव पड़ा कि उनको नेट की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई। और कभी कभी वो फेल हो जाता है, यहाँ सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी स्कूल लेवल पे मेरी जानकारी में कोई ऐसा स्कूल सेटअप नहीं अभी बना पा रहा है कि लोगों को ऑनलाइन के लिए सही ढंग से कोई वो दिया जाए। मैं आभारी हूँ दुर्गेश सर, चौहान सर का, प्रधान संपादक जी का, उन्होंने हर उस मुद्दे को टच किया। तो कम से कम मेरा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री से मेरी विनती है कि कृपा करके एक ऐसा सेटअप हर जिले में देंगे, एक टीम ऐसी बना दें जिलाधिकारी महोदय को में एक मॉनिटर करें कि किसके पास सेटअप है, कितने बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। तो दूध का दूध पानी निकल के आ जाएगा और आप देखेंगे कि मुश्किल से 2-4% या बहुत अधिक 10% बच्चे ही हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई को सही ढंग से ले पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर एक डिप्रेशन, एक थोड़ा सा दबाव, एक तनाव की स्थिति है, जिसका परिणाम ये सामने हमारी राज तहसील से आपके चैनल पर दिखाई दे रहा है। मैं आभारी हूँ आपका इस मुद्दे को अगर आपके माध्यम से पहुंचाया जाएगा तो मैं समझता हूँ यदि महाराज निश्चित रूप से कोई ऐसा स्ट्रेटजी तैयार। जी शुक्रिया जलीस के न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। समय की कमी है, कार्यक्रम को यहीं रोकना पड़ रहा है। और जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी फोन लाइन पर दर्शक जितने भी जुड़े, सभी का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई समझ में बच्चों की नहीं आ रही है। सबने ऑनलाइन पढ़ाई का विरोध किया है। तो चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का शुक्रिया। सीमा त्यागी जी आपका भी और मनीष जी आपका भी और के न्यूज़ के प्रधान संपादक दुर्गेन जी आपका भी के न्यूज़ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन शिक्षा बच्चों की जान में बनाई, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की जान में बनाई। ये पढ़ाई हमारे कई दर्शक हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़े, सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ी, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ी। अब एक हमीरपुर में एक बच्ची ने अभी आत्महत्या कर ली है, उसके परिजन भी जुड़े थे जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो व्यवस्थाएं नहीं थी, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास टीवी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे तनाव में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।